चाहिए। अब मैं देखो थर्ड डेफिनेशन बोलूंगी, लेकिन थर्ड डेफिनेशन बोलने से पहले आपको मैं एक चीज और बताती हूँ, एक वर्ड, दैट इज मल्टीप्लिसिटी। हिंदी में जिसे हम कहते हैं बहुकता, क्या वर्ड बोलते हैं? बहुकता। द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिसिटी इज 2s+1 और इट इज n+1। याद रखिएगा, क्या बोला मैंने? द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिसिटी इज 2s+1 और n+1, वेयर s, अभी अभी मैंने आपको बताया क्या, s इज द रिजल्टेंट यानी परिणामी स्पिन क्वांटम नंबर, है ना, कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका समअप है। ओके, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब आप देखिएगा जरा, मैं आपको करके बताती हूँ कि जैसे सपोज किसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना है बताइए, है ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला में देखिएगा, 2 इंटू एस क्या है, टोटल स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन हो गया हाफ, +1 कितना आ गया बताइए, 2 से 2 गया, 2 आ गया ना। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल रही हूँ, इसी को ही कैसे निकालूंगी डायरेक्ट फॉर्मूला से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, +1 तो भी क्या आया 2। तो हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये करो, इससे हमारे पास मल्टीप्लिसिटी आ जाती है, राइट। तो सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होना जरूरी है हमारे को कि मल्टीप्लिसिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हम एक टेबल बना लेते हैं। यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहले कॉलम में लिख रही हूं मैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सपोज 0 1 2 3 कुछ भी लिख लीजिए आप। ओके, ये क्या हो गया, n, किसकी वैल्यू हो गई, n, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। सेकेंड कॉलम में आप लिखिए s क्या है बोलिए, रिजल्टेंट यानी परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आ गई है। ओके, यहां पर आप निकालिएगा मल्टीप्लिसिटी यानी कि बहुवक्ता, जो कि फॉर्मूला क्या बताया, या तो 2s+1 से करो या फिर किससे करोगे, n+1 से। और यहां पर देखिए कि हम उसको क्या कहते हैं। ओके, तो हम एक एक करके बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखिएगा आप। हाँ, इफ यू हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 तो कम टू द डायरेक्ट फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर ध्यान से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0, ओके, सो मल्टीप्लिसिटी इज 1, है ना। और अगर आप ये देखो इसका टोटल स्पिन, तो वो 0 आ गया। अगर आप टोटल स्पिन 0 यहाँ रखो फॉर्मूला में, तो ये 0 तो भी हमारे पास 1 ही आएगा, है ना। तो हम चाहे तो डायरेक्ट से कर सकते हैं या इससे कर सकते हैं, कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। अगर हमारे पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप देखिएगा कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1 यानी 2 मल्टीप्लिसिटी हो गई ना भाई। या आप ऐसा करिए, इसका स्पिन निकालिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन कितना होगा बताइए, हाफ होगा ना, हाफ को इसमें रखिए तो 2 से 2 गया, मतलब मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई ना भाई। इसी तरह से आप 2 पे आ जाइए, अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास है ना, तो क्या हो गया, स्पिन 1 हो गया ना, हाफ प्लस हाफ 1। ओके, या मल्टीप्लिसिटी आ गई आपकी 3, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 + 1 3, है ना। या फिर आप ऐसा कर लो कि 1 लिख लो इसमें, तो 2 + 1 3, कैसे भी कर लीजिए। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3/2 और मल्टीप्लिसिटी हो गई आपकी 4, क्योंकि 3 + 1, या फिर आप 3/2 इसमें रखिए तो भी आपका क्या आ जाएगा 4, राइट। तो ये मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया, क्या, 2s+1, वेयर s इज द रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, यानी जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनके स्पिन को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर आता है। ओके, और हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, n+1, कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें एक प्लस कर दीजिए तो आपके पास में मल्टीप्लिसिटी यानी बहुवक्ता आ जाएगी। ओके, अब हम जो टर्म यूज करते हैं वो क्या देखिएगा, कि जब मल्टीप्लिसिटी 1 है तो हम इसको क्या कहते हैं, सिंगलेट। क्या कहते हैं, सिंगलेट, एकक, याद करिएगा। व्हेन मल्टीप्लिसिटी इज 1 द टर्म गिवन इज सिंगलेट, एकक, यानी जब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो उसको हम सिंगलेट कहते हैं। आई बात समझ में। एंड इफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 2, देखिएगा ध्यान से, तो आप मल्टीप्लिसिटी कितनी देख रहे हो, 3,
तो ये कहलाएगी आपकी ट्रिपलेट स्टेट। क्या कहलाएगी? ट्रिपलेट यानी त्रिक अवस्था। ओके, एंड इफ मल्टीप्लिसिटी इज 2 देन डबलेट एंड सो ऑन। ओके, यानी आप क्या कर रहे हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से स्पिन निकाल रहे हो और फॉर्मूला में निकल के बहुवक्ता निकाल रहे हो, और आप ये देख रहे हो कि अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको हम सिंगलेट कहते हैं, और अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको अच्छे से? राइट, आप अच्छे से एक बार कंसंट्रेट करके इसको पढ़ लीजिए टर्म्स को। ओके, तो अब मेरी नेक्स्ट डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। क्या वर्ड बोल रही हूँ मैं? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगलेट टू सिंगलेट, फ्रॉम सिंगलेट टू सिंगलेट एंड फ्रॉम ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट इज अलाउड। ये क्या है? अलाउड है, अनुमत संक्रमण है ना। सिंगलेट का सिंगलेट में हो सकता है, ट्रिपलेट का ट्रिपलेट में हो सकता है, बट ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगलेट टू ट्रिपलेट और फ्रॉम ट्रिपलेट टू सिंगलेट इज नॉट अलाउड, इज फॉरबिडन। तो आपको मेरी बात समझ में आई? जब फॉरबिडन होगा तो मैंने कट लगाया, इसका मतलब ये अलाउड नहीं है, और ये जब डबल एरो लगा रही हूँ मतलब सिंगलेट का सिंगलेट में और ट्रिपलेट का ट्रिपलेट में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। बोलो ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हुई? क्या हुई ना, कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण सिंगलेट से सिंगलेट में जा हो सकता है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में हो सकता है, लेकिन सिंगलेट से ट्रिपलेट और ट्रिपलेट से सिंगलेट नहीं हो सकता। और ये चीज़ बेसिकली देखा जाए तो बिल्कुल वही है जो मैं आपको शुरू से कह रही हूँ कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कैसे देखिएगा, हमने क्या कहा था? सिंगलेट क्या होता है? सिंगलेट वो होता है जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि ट्रांजिशन सिंगलेट से सिंगलेट में हो सकता है, मतलब जब ट्रांजिशन हो तो ये स्थिति हो। आई बात समझ में या नहीं? यहाँ पर भी एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर भी नहीं। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है? 1 होती है ना। और जब मल्टीप्लिसिटी 1 होती है तो उसको हम कहते हैं सिंगलेट। ओके, और ट्रिपलेट का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जब भी एक्साइटेशन होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन N2 है तो मल्टीप्लिसिटी 2 + 1 यानी कि 3 हो गई। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ही होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर वही बात कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। राइट, अब इसी को चाहो तो एक डेफिनेशन और सुन लीजिएगा ध्यान से, मैं बोल रही हूँ ध्यान दीजिए। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस टेक्स प्लेस ओनली इन द स्टेट्स ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी, यानी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण केवल समान बहुलकता वाली अवस्थाओं में ही होता है। यानी इलेक्ट्रॉन संक्रमण केवल उन्हीं स्टेट्स में होगा जिनकी बहुलकता बिल्कुल समान है। क्लियर? तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सिलेक्शन रूल हमें इलेक्ट्रॉन संक्रमण के बारे में बताते हैं कि कौन सा संक्रमण होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। ओके, ये बियर-लैम्बर्ट नियम का पालन करते हैं। जो इस नियम के पालन करते हैं उनको हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं, और जो नियम का पालन नहीं करते उनको हम फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। ओके, उनको हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहते हैं। और जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है ये अगर ज़्यादा होती है तो वो अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं, और इसकी वैल्यू कम होती है तो वो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं। ओके, स्पिन सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या डेल एस का मान 0 होना चाहिए। ओके, या सिंगलेट से सिंगलेट, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन होना चाहिए, सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। राइट, so this is all about spin selection rule. Okay, now come to the relaxation in spin selection rule. यानी चक्रण वर्ण नियम में विश्रांति। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकडाउन ऑफ स्पिन सिलेक्शन रूल, यानी चक्रण वर्ण नियम में भंजन।
यानी कहने का मतलब कि संक्रमण इस नियम के अनुसार होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे संक्रमण इन नियम का पालन नहीं करते, तो वो कहलाता है रिलैक्सेशन, विश्रांति, या ब्रेकडाउन यानी भंजन, किसके अंदर, चक्रण वर्ण नियम में। ओके, तो अब इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा कि जब मैं 3D से 4D, 4D से 5D ट्रांजिशन सीरीज की तरफ जाती हूँ तो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग बढ़ती जाती है। सुनते जाइएगा, क्या वर्ड बोला मैंने, कि जब हम 3D से 4D, 4D से 5D ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो चक्रण कक्षक युग्मन बढ़ता जाता है। क्या कहते हैं इसको, चक्रण कक्षक युग्मन बढ़ता जाता है। ओके, यानी कहने का मतलब कि जब अगर हम 3D पे हैं तो जो ट्रांजिशन होते हैं वो स्पिन सिलेक्शन रूल का अच्छे से पालन करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर कपलिंग कम होती है। लेकिन जब हम 4D पर आते हैं तो स्पिन के साथ ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाती है। स्पिन के साथ किसकी मिक्सिंग हो गई, ऑर्बिटल की, है ना। ये स्पिन क्वांटम नंबर है और ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है जो कि ऑर्बिटल से रिलेटेड है। ओके, तो जब स्पिन और ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाएगी तो ये नियम टूट जाएगा। ओके, और दिस इज नोन एज हैवी एटम इफेक्ट। ओके, फिर से ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। हम नियम में ब्रेकडाउन पढ़ रहे हैं। ब्रेकडाउन की वजह क्या है कि जब हम 3D से 4D, 4D से 5D की तरफ आते हैं, यानी जब हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग बढ़ती जाती है, राइट। और इस स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग को बढ़ने को हम कहते हैं हैवी एटम इफेक्ट, भारी परमाणु प्रभाव कहते हैं। और इसकी वजह से, ध्यान से सुनिए, इसकी वजह से ही स्पिन फॉरबिडन बैंड्स की संख्या भी बढ़ती जाती है। देखिएगा, इस वर्ड को पकड़िए, क्या बोला मैंने, चक्रण वर्जित बैंड की संख्या में वृद्धि होती है। यानी जहां हल्के तत्व हैं जैसे 3D ट्रांजिशंस, वो चक्रण वर्ण नियम का काफी हद तक पालन करते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें स्पिन और ऑर्बिटल की आपस में कपलिंग इतनी कॉमन नहीं है या नहीं होती है। लेकिन जब हम 4D पे आते हैं और जब हम 5D पे आते हैं तो वहां पर स्पिन जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ कपल हो जाता है, युग्मित हो जाता है। और इस युग्मन की वजह से जो चक्रण वर्जित बैंड है वो दिखाई देने लगते हैं और इन बैंड की तीव्रता बहुत ही कम होती है। इनके लिए एप्सिलॉन का मान बहुत कम होता है, राइट। तो मैं फिर से अपनी बात को एक बार वापस सम अप करती हूँ। क्या वर्ड बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि 3D ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो जनरली स्पिन अलाउड ट्रांजिशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन शो करते हैं, जिसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है और जिनका एप्सिलॉन का मान भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो नीचे वाले हैवी एलिमेंट्स हैं जो कि 4D 5D ट्रांजिशन सीरीज को बिलोंग करते हैं, वो उनके अंदर स्पिन फॉरबिडन बैंड्स की संख्या बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती जाती है, स्पिन फॉरबिडन बैंड्स की संख्या बढ़ती जाती है और उनके लिए एप्सिलॉन का मान काफ़ी कम होता है। और इसीलिए जो स्पेक्ट्रा होता है किसका, हैवी एलिमेंट्स का, जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनका जो स्पेक्ट्रा होता है वो बहुत ही डेंस, काफ़ी डेंस होता है और बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता। वो बैंड के फॉर्म में होता है, बैंड मतलब चौड़ा होता है, इट इज़ नॉट शार्प। क्लियर बोलो। So this is all about spin selection rule. In my next video I will teach you about the Laporte selection rule. प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा बारीकी से कंसंट्रेट करके सुनिए ताकि हम आगे इसको अच्छे से समझ सकें। थैंक यू।